I hope you won't misunderstand what I'm going to say. I'm not preaching, and heaven knows I don't pretend to be better than anyone else. I'm only trying to call attention to a fact. सबसे पहले कल भारतीय जनता पार्टी के झूठ, लूट, कुशासन के 9 साल पूरे हुए हैं और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल पूरा होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से और भाजपा की सरकार से 9 सवाल किए हैं। 9 साल 9 सवाल, और इसको एक पुस्तिका का रूप दिया है आईसीसी ने। हम सबसे पहले अपने सभी मौजूद साथियों से यह निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हम ये पुस्तिका को रिलीज करेंगे, उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखेंगे और आपके सवाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यह जो 9 साल 9 सवाल हैं, इस पे हम अपनी कुछ बात रखेंगे, उसके बाद आप सभी पत्रकार साथियों के जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को लेंगे। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों से और यहाँ मौजूद सभी साथियों से, दोस्तों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे तेलुगु नहीं आती है। बड़े अनुरोध के साथ और क्षमा के साथ भी कि मैं आपसे हिंदी में बातचीत की इजाज़त चाहता हूँ। इज इट ओके? कैन आई स्पीक इन हिंदी? थैंक यू। एक शब्द वैसे मुझे तेलुगु की आती है, अंदरे की नमस्कारम। वो मैं बहुत बार आप लोगों के बीच आया हूँ। आप सब जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा भी इस प्रदेश से होकर गुजरी थी, बिल्कुल गांधी भवन के सामने से गुजरी थी, तो कुछ शब्द आते हैं। वैसे हर किसी को हर भाषा आए ये बहुत अच्छी बात है, यही भारत की खासियत है, यही भारत की विशेषता है कि मुझे तेलुगु नहीं आती, इसलिए मैं आप सबसे हिंदी में बात करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद कर रहे हैं और ये एक खास मौका है कि कल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का, झूठ और लूट का 9 साल पूरा हुआ है। इस 9 साल के पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से 9 साल 9 सवाल किए हैं और ये सवाल किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये सवाल किसी दुर्भावना से प्रेरित नहीं है, ये सवाल उन्हीं बातों से निकल करके आया है जिन बातों की चर्चा प्रधानमंत्री तब किया करते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आप सब जानते हैं 2014 में जो आम चुनाव हुआ, उसी 2014 के हिसाब से वो भी कह रहे हैं कि हमारे 9 साल पूरे हुए हैं और हम भी कह रहे हैं कि आपके 9 साल पूरे हुए हैं। हालांकि हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो भाजपा की सरकार से पूछ रहे हैं। मजेदार बात यह है कि अब भाजपा भी अपनी सरकार को भाजपा सरकार नहीं कहती है, मोदी सरकार कहती है। हमारे जो सवाल हैं वो सरकार से हैं, प्रधानमंत्री से हैं और यह सवाल हम उन्हीं भाषणों से, उन्हीं वादों से, उनके ही घोषणा पत्र। मैं आपकी जानकारी के लिए, आपको पहले से यह बात पता है, कुछ चीजें आपके स्मरण में दोबारा लाना चाहता हूं। मैं कुछ वादे जो प्रधानमंत्री जी ने इस देश से किए थे, तब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उन वादों को याद दिलाना चाहता हूं, उनको दोहराना चाहता हूं। ये हमने नहीं कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 100 दिन में काला धन वापस लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था
कि महंगाई को कम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। इस लिहाज से 9 साल हुए हैं तो लोगों को 18 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों की आमदनी को दुगुना करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक, ये 2023 है, इस देश में सभी लोगों के पास अपना खुद का पक्का मकान होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब महिलाओं पे कोई अत्याचार नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और अच्छे दिन आएंगे। मैं तो कहता हूं कि अच्छे दिन भले ना आए हों, लेकिन यह जो झूठे दिन और झूठे सपने दिखाए गए थे, अब उसके 1 साल ही बचे हैं। मैं 9 साल को इस रूप में भी देख रहा हूं कि अब उसके 1 साल ही बचे हैं। यह जो झूठ, लूट, नफरत, हिंसा, समाज का धर्म और जाति के नाम पे बंटवारा, इसके अब 1 साल ही बचे हैं। लेकिन इस 9 साल में सरकार ने इस देश के लिए क्या किया है, उन सवालों को पूछना जरूरी है। और यह सवाल हमारी पार्टी के लिए नहीं है, यह सवाल कांग्रेस के लिए नहीं है, यह सवाल देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है। तो जो सबसे पहला सवाल है, वो सवाल है इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के। प्रधानमंत्री जी के जो तमाम दावे थे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं हुआ है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आपको पूरा अधिकार है इस पर प्रश्न करने का। बताइए, देश में 100 स्मार्ट सिटी बना है क्या? बताइए कि 100 दिन में काला धन वापस आया है क्या? जो नोट वो खुद ही लेकर के आए थे, खुद ही उसको बंद कर दिए। उन्होंने कहा था कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, लेकिन उसकी स्थिति क्या है कि भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा में नहीं है तब तक तो उस पर कार्रवाई होती है। ज्यों ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, वो धुल करके साफ हो जाता है भाजपा के वॉशिंग मशीन में। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ईडी उसका पता भूल जाता है, सीबीआई उसका घर जाना बंद कर देता है, पुलिस उससे पूछताछ करना बंद कर देती है। यह जो एक मॉडल बनाया गया है, मॉडल से आज हम किस तरह की आर्थिक परिस्थितियों को जूझ रहे हैं। और यह सवाल किसी दल का नहीं है, किसी जो है विचारधारा का नहीं है, यह सवाल देश का है। आप सब मुझे बताइए, बड़े बड़े दावे जो है बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, अगर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो भारत के लोग 140 करोड़ लोग खुशहाल हो गए होंगे। तो मैं आपसे मोटा मोटा चीज पूछ रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं, जो इस पुस्तिका में भी लिखा गया है। क्या देश में महंगाई कम हो गई है? क्या महंगाई घटी है? क्या देश के बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है? क्या इस देश की कंपनियां बंद नहीं हो रही हैं? क्या इस देश के सार्वजनिक संपत्तियों को, देश की संपत्ति को अपने दोस्त को नहीं बेचा जा रहा है? क्या इस देश में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? क्या इस देश के किसान 1 साल तक सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पे आंदोलन नहीं करते रहे? क्या प्रधानमंत्री स्वयं आकर के यह नहीं बताए कि हम किसानों को समझाने में नाकामयाब हो गए? क्या प्रधानमंत्री स्वयं जो कानून लेकर के आए थे, उस कानून को वापस नहीं लिए? जो वादा किया गया था, उनमें से कितने वादों को आज पूरा किया जा रहा है? आप यह जान लीजिए कि किसानों की आत्महत्या करने की दर लगातार बढ़ रही है। अगर देश में खुशहाली आई है तो किसान खुश होगा, अगर देश में खुशहाली आई है तो जवान खुश होगा, अगर देश में खुशहाली आई है तो देश की महिलाएं खुश होंगी, देश के उद्योगपति खुश होंगे, देश के छोटे व्यापारी खुश होंगे। आप अपने आसपास किसी से भी पूछ लीजिए, अगर वह किसी तरह का आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहा है तो हम मान लेंगे कि देश में जो है खुशहाली आई है। अगर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसका मतलब यह है कि भाजपा अदानी को ही अर्थव्यवस्था समझ ली है। भाजपा को यह लगने लगा है कि अदानी का विकास देश का विकास है।
भाजपा को यह लगने लगा है कि देश के नाम पर देश की संपत्ति दोस्त को जो है औने पौने दाम में बेच देना है। आर्थिक स्थिति यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। आर्थिक स्थिति यह है कि रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं और करोड़ों लोगों ने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वक्त जो लोग मिडिल क्लास हुए थे, जो लोग अमीर हुए थे, जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके आए थे, जिनके घर में फोर व्हीलर आया, जिनके पास अपना पक्का मकान हुआ, जिनके घर में वॉशिंग मशीन आया, टीवी आया, मोबाइल आया, टेलीफोन आया, वो हवाई जहाज पर चढ़ने लगे, जिनके बैंक खातों में सेविंग हुआ, के अवसर नहीं हैं। और जो पैसा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में कमाए थे, जो पैसा जो सेव किया था उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुनीतियों के चलते आज उस पर गुजर बसर करने के लिए विवश हैं। देश की वास्तविक स्थिति यह है कि सरकारी क्षेत्रों को अगर आप देख लें तो लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं जिस पर कोई बहाली नहीं होती है। अगर गलती से कहीं वैकेंसी आ जाए तो वैकेंसी आते ही धांधली शुरू हो जाती है। एक तो वक्त पे एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम का अगर डेट आ जाए तो एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, और अगर पेपर हो गया हो, एग्जाम किसी तरह से हो गया हो, तो फिर लोगों को जो है वो नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है, उनको जो है बहाल नहीं किया जाता है। सवाल यह है कि अगर दावा कर रहे हैं देश के गृह मंत्री कि देश आर्थिक रूप से खुशहाल हुआ है, किसानों की तरक्की हुई है, किसानों की आमदनी दुगुनी हुई है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो देश के गृह मंत्री ने अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाया? किसान बना देते। अगर किसान इतना खुशहाल हो गया है तो इस देश के मंत्री अपने बच्चों को किसान क्यों नहीं बना देते हैं? अगर किसान की आमदनी इतनी बढ़ गई है, इतनी खुशहाली बढ़ गई है, तो वो अपने बच्चे को क्यों नहीं किसान बना रहे हैं? हकीकत यह है कि इस देश का प्रथम उत्पादक, फर्स्ट प्रोड्यूसर, सरकार की पॉलिसी के चलते आज घुट घुट कर अपनी जिंदगी जीने को विवश है। चाहे आप किसान की बात कर लें या छोटे व्यापारियों की बात कर लें। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है। किसका? देश की कंपनियों का। मेक इन इंडिया का क्या मतलब होता है? मेक इन इंडिया का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भारत के भीतर बन रहा है। मतलब यह होता है कि भारत के लोग बना रहे हैं, भारत की कंपनी के लिए बना रहे हैं और भारत के लोगों के लिए बना रहे हैं। यह होता है ना। आप मुझे बता दीजिए, यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, आपके पास जितने भी तरह का चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से कितना सामान जो है वो भारत की कंपनी बना रही है। मोबाइल पे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सब अपना अपना मोबाइल निकाल करके देख लीजिए कौन कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हैं। सामने इतना कैमरा लगा हुआ है, कैमरा निकाल करके देख लीजिए कौन सी कंपनी का कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस गाड़ी से चल करके आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, वो गाड़ी की कंपनी किस देश की है? हमारे देश की स्थिति यह है कि हमारी तमाम जरूरत की चीजें जो पहले भारत की कंपनी, भारत के लोगों द्वारा, भारत के लोगों के लिए बनाया जाता था, आज ये स्थिति पूरी तरह से पलट दी गई है। इसीलिए अर्थव्यवस्था के मामले में यह सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। खुद सरकार का दावा है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ जो लोग हैं वो 5 करोड़ अनाज लेने की स्थिति में हैं। और जब वो 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं तो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात करती है, महिलाओं को बस में फ्री पास देने की बात करती है, 10 लाख का इंश्योरेंस देने की बात करती है, तो कहते हैं कि रेवरी पॉलिटिक्स हो रहा है। आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का बनाना यह देश के पैसे की बर्बादी नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और सड़क बनाना देश के पैसे की बर्बादी कैसे है? अगर प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है
तो हमारे आपके बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में भी इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। आर्थिक स्तर पर यह सरकार पूरे तरीके से फेल रही है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है, और यह प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का जो आंकड़ा है उसका हकीकत यह है कि दोस्त की संपत्ति बढ़ गई है, और ये लोग दोस्त को ही देश समझ लिए हैं, इसीलिए दोस्त के आंकड़े को देश का आंकड़ा बता रहे हैं। हकीकत यह है कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। 45 साल में बेरोजगारी अपने सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है, महंगाई लगभग दोगुनी हो गई है। यूपीए की जब सरकार थी 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, लोगों की आमदनी घटी है, और देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाया जा रहा है। एक सवाल बार बार विपक्ष ने पूछा है कि अदानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है? इस सवाल का जवाब सरकार क्यों नहीं देती है? ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अरे मोदी जी तो अब देश के नहीं विश्व के नेता बन गए हैं। वो कहावत आपने सुना है ना, घर में नहीं दाने आम्मा चली भुनाने। पहले देश का तो नेता बन जाइए, पहले देश के लोगों को जो वादा किया था उन वादों को तो पूरा कर दीजिए। और ये हमने नहीं किया था, आपने किया था, अपने ही मुंह से किया था, और हम उम्मीद करते हैं कि होशो हवास में किया होगा। आप जब भाषण देते हैं तो होश में ही भाषण देते होंगे। अगर आपने होशो हवास में अपना बयान दिया है, अपने घोषणा पत्र में यह लिखा है, अगर हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और अगर हम नहीं लागू करेंगे तो आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे? हमसे सवाल पूछेंगे ना, लेकिन उनसे सवाल कैसे पूछेंगे? 9 साल नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहां सवाल पूछेंगे? वो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को नहीं, एक्टर को इंटरव्यू देते हैं और के बताते हैं कि आम कैसे खाते हैं। अरे आप आम कैसे भी खाते हो, आप ये बताइए कि हम खाना कैसे खाएं? आप क्या पहनते हैं, कितने घंटे सोते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? आप ये बताइए कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कैसे हो गई? आप ये बताइए कि महंगाई लगभग दोगुनी कैसे हो गई है? आज इन्फ्लेशन रेट का डेटा दिखा रहे थे भाजपा के एक मंत्री साहब। एक तो उनको देख करके हमको हंसी आती है, क्योंकि उनकी पूरी सरकार इस विधा पे चल रही है, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश का डंका विदेश में बज रहा है, तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है? कौन है विदेश मंत्री? लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डी गामा चुन लिया है? यह सवाल तो पूछना चाहिए ना। प्रधानमंत्री को तो मुझे लगता है कि कई बार यह भ्रम होता होगा कि अपने ही देश में पूरा इवेंटबाजी हो गया। आज आप लोग जलते हैं, किससे जलते हैं? ऐसी जिंदगी अकेले फुटबॉल देखना पड़े? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जलते हैं। ऐसा जीवन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ इस देश के जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जो आपने बताया था, जो आपके द्वारा कही गई बातें थी, उसी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हमने नहीं कहा था, आपने ही कहा था। आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा था 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 18 करोड़ नौकरी होना चाहिए 9 साल में। आपने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, आपने कहा था महंगाई कम कर देंगे, आपने कहा था कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम हो जाएगा, आपने कहा था कि इस देश के भीतर जो भी रहने वाले लोग हैं सबको साथ लेकर के चलेंगे और अच्छा दिन आएगा। ये तमाम वादे आपके द्वारा किए गए थे, और आज
आप अपने अचीवमेंट के रूप में जो चीजें गिना रहे हैं उसमें एक भी यह बात नहीं कही जा रही है। स्वयं प्रधानमंत्री ने इन बातों को बोलना बंद कर दिया है। आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव में भाजपा ने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पे चुनाव नहीं लड़ा। आपने हिमाचल का चुनाव देखा होगा, भाजपा में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान पे चुनाव नहीं लड़ा। और आज आप कहीं भी बीजेपी के लोगों से बात करके देख लीजिए, आप जो ही रोजी रोटी की बात करेंगे, जो ही आप रोजगार की बात करेंगे, जो ही आप महंगाई की बात करेंगे, तो जानते हैं क्या कहेंगे? तो महंगाई कम करना प्रधानमंत्री का काम है, रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम है। तो रोजगार देना प्रधानमंत्री का काम नहीं है तो बिजली के खंभे का उद्घाटन करना भी प्रधानमंत्री का काम नहीं है, वो काम विद्युत मंत्री का है। रेल का उद्घाटन करना रेल मंत्री का काम है, विदेश जाना विदेश मंत्री का काम है, वित्त पे कानून बनाना वित्त मंत्री का काम है, और कानून पे, व्यवस्था पे बात करना कानून मंत्री का काम है। आपने देखा होगा, अगर हम गिन करके एक एक करके आपसे सवाल पूछें और आपको जो है आपके समक्ष उन सवालों को रखें, तो किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा कही गई एक भी बात पूरी नहीं हुई है। अर्थव्यवस्था की बात हमने आपको बताई, कृषि और किसान की बात हमने आपको बताई, भ्रष्टाचार और मित्रवाद की बात हमने आपको बताई। यह कैसे संभव है भाई साहब कि देश जब गरीब हो रहा है, देश की 80% लोगों की आमदनी जब कम हो रही है, तो एक दो लोगों की आमदनी दिन दुगुनी रात चौगुनी कैसे बढ़ रही है? उसका कारण यह है कि ये किसानों से खाद पे जीएसटी लेना चाहते हैं, लेकिन अपने दोस्त ने को जो एयरपोर्ट दे दिया है उस पर उनको जीएसटी में माफी दे देते हैं। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब दोस्त ही देश का प्रधानमंत्री हो और उसके विमान पे जब ये विचरण करते हो, तो प्रधानमंत्री जब है दोस्त तो हर किस कोई चीज उसी को मिलेगा। और अगर दोस्त नहीं है तो बताइए, देश को बताइए नाता नहीं है, तेरा मेरा नाता क्या, कोई नाता नहीं है। 20,000 करोड़ रुपया उसकी सेल कंपनियों में कैसे है बताइए, सारा ठेका और टेंडर उसको कैसे मिल जाता है ये बताइए। परिवारवाद पे बोलेंगे लेकिन मित्रवाद पे नहीं बोलेंगे, और परिवारवाद पे भी बेईमानी के साथ बोलेंगे। जब कांग्रेस पार्टी की बात आएगी तो परिवारवाद पे बोलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे परिवारवादी थे, जो ही भाजपा में गए हैं परिवारवाद समाप्त हो गया है। कांग्रेस के किसी नेता के बच्चे को अगर टिकट दिया जाएगा तो भाजपा को उसमें परिवारवाद दिखता है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री के बेटा को जब टिकट दिया जाता है उसमें परिवारवाद नहीं दिखता है। अनुराग ठाकुर को जब नेता बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है, सांसद बनाया गया है, तब परिवारवाद नहीं दिखता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री में परिवारवाद नहीं दिखता है। तो ये जो बेईमानी है कि अमित शाह के बेटा में परिवारवाद नहीं है और कांग्रेस में परिवारवाद है, दरअसल सच्चाई ये है कि परिवारवाद के नाम पे ये मित्रवाद की बेईमानी को छुपाना चाहते हैं। अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं बोलता तो कह देते करे रे ये लोग तो जो है देश के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं। भाजपा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कांग्रेस में नहीं थे, सत्यपाल मलिक को बीजेपी ने राज्यपाल बनाया, और वो तब राज्यपाल थे जब पुलवामा की घटना हुई, और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम सरकार से मांग करते रहे कि सीआरपीएफ के जवानों को हवाई मार्ग से, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाए। इस बात को नजरअंदाज किया गया और सत्यपाल मलिक ने कहा कि जानबूझ करके जो है यह हमला होने दिया गया ताकि शब्द नहीं है, ये देश के पूर्व राज्यपाल जो भाजपा में थे उनके शब्द हैं। अगर आप सामाजिक सद्भाव की बात कर लेंगे तो एक तो कहेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो ही चुनाव आएगा त्यों ही शमशान और कब्रिस्तान करना शुरू कर देते हैं। बोलिए करते हैं कि नहीं करते हैं? साल भर बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, जो ही चुनाव आएगा, मैं हैदराबाद में बैठ करके यह बात बोल रहा हूं और आप लोग तो रोज इसको देखते होंगे कि साल भर बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, जो ही चुनाव आएगा अली और बजरंगबली करना शुरू कर देंगे, शमशान और कब्रिस्तान करना शुरू कर देंगे। तो ये सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। इस देश को बनाने में इस देश के सभी लोगों का खून शामिल है, सबने अपना खून पसीना दिया है। साझी शहादत, साझी विरासत का ये देश है। अगर इस देश में अशफाकुल्लाह खान है तो राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए, जिनकी शहादत से हमको आजादी मिली है। अगर महात्मा गांधी हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हैं, इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। यही हमारी ताकत है।
आप इंडियन क्रिकेट टीम को देख लीजिए, अगर कोई प्लेयर अपने धर्म के आधार पर ठीक से ना खेले, खेलना बंद कर दे, तो जो है मैच जीतेंगे। कल ही आईपीएल हुआ है और जैसा वहां बैठ करके मैच देख रहा था, कम से कम आंख से देखी हुई चीज को भी कोई सीख लेता। अगर सामी बढ़िया बॉलिंग नहीं करता तो गुजरात टाइटंस जीतती क्या? यह किसी भी देश की हकीकत होती है। हाथ है आपका दोनों, आपका एक हाथ खराब हो जाएगा तो आपके शरीर को कष्ट होगा कि नहीं होगा? ये सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। अगर आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो उसकी हकीकत आप देख लीजिए क्या है। प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त अचानक से ओबीसी हो जाते हैं, अपने भाषण में जाकर के बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं। हे गुरुजी, अगर आप ओबीसी समाज से हैं तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? जो जाति जनगणना हुई थी 2011 में, आप उसके रिपोर्ट को क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे हैं? जो जनगणना 10 साल में होनी थी, जाति जनगणना तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य जनगणना थी वो भी आप नहीं करवा रहे हैं। और जब आप ही कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है, सब कुछ आसान हो गया है, पेमेंट आसान हो गया है, तो काउंटिंग आसान नहीं हो गया है। अब कैलकुलेटर अलग से लेके थोड़ी घूमना पड़ता है, मोबाइल में कैलकुलेटर है घड़ी की तरह। जब सब कुछ टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है तो आप जाति का जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हर क्षेत्र में समाज में रहने वाले जितने लोग हैं उतने लोगों को अनुपात के आधार पर उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, तुम्हें माता तुम्हें पिता, इसी आधार पे जो है सरकार चल रही है कि मतलब हम ही हम हैं। और कल तो मुझे इस बात को देख करके इतनी चिंता भी हुई और हंसी भी आया। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील किया, माय पार्लियामेंट माय प्राइड। यहां भी ये माय को आवर नहीं बना पाए, मेरी संसद मेरा अभिमान। अरे इतना ही कह देते, हमारी जागो तीन तैसी। जो व्यक्तिवादी विचारधारा के शिकार हैं, जिनको एक व्यक्ति में ही सब कुछ दिखाई देता है, वो कभी भी मैं से ऊपर उठ करके हम की बात नहीं कर सकते हैं। कह देते ना, हमारी संसद हमारा अभिमान। वहां उन्होंने कहा मेरी संसद मेरा अभिमान। लग रहा है बपौती है देश इनका। 140 करोड़ लोगों का इस देश में कोई भूमिका नहीं है। तो ये इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर कर रहे हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी का वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब मैं बीमार था तो मुझे प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बना करके यूएन का अमेरिका भेज करके हमारा इलाज श्री राजीव गांधी जी ने कराया था। यह है इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा। विपक्ष के बिना कौन सा लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या आप विपक्ष के बिना किसी लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये रोज विपक्ष को जलील करते हैं, रोज विपक्ष को जो है ये खत्म करने का नाद करते हैं, खत्म करने का उद्घोष करते हैं। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? और सिर्फ मैं राजनीतिक संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आप न्यायिक संस्थाओं को देख लीजिए। लगातार अभी तुरंत जो है उनको हटाया गया है, कानून मंत्री को, किरण रिजिजू साहब को। क्या बोल रहे थे इस देश की न्यायपालिका के बारे में, देश के जजों के बारे में? आए दिन जो है सरकार का न्यायपालिका के साथ टकराव होता है। इससे पहले आपने देखा है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसमें से जो है बाद में सांसद भी बन गए। क्या ये लोकतंत्र की संस्थाओं के ऊपर हमला है कि नहीं है? सब लोग हम लोग ध्यान से देखें। और यह सवाल बार बार पूछा गया है, करे भाई कोई जगह तो छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति को ही लोकतंत्र ना समझ लीजिए। आप तो कहीं भी जाइए, आप वॉश बेसिन के सामने भी प्रधानमंत्री को देखेंगे, बाथरूम में भी प्रधानमंत्री दिखेंगे, पेट्रोल पंप पर भी प्रधानमंत्री, अखबार में भी प्रधानमंत्री, टीवी पर भी प्रधानमंत्री, मोबाइल पर भी प्रधानमंत्री। इतना टू मच प्रधानमंत्री हो गया है, लगता है कि हमने एक प्रधानमंत्री नहीं चुना है, सर्वत्र सर्वव्यापी प्रधानमंत्री चुन लिया है, कण-कण में प्रधानमंत्री बस रहे हैं। इतना आत्ममुग्धता, इतनी आत्ममुग्धता, इस आत्ममुग्धता के चलते इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो रौंदने के लिए तैयार है, जो इस व्यवस्था है
उस व्यवस्था को ये रौंदने के लिए तैयार है। ये सत्ता का अहंकार है और इस सत्ता के अहंकार के चलते आए दिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जाता है। आप लोग भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। यह प्रश्न लोग पूछ रहे हैं या पत्रकार यह सवाल कर रहे हैं, 9 साल 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों है, 9 साल 9 जॉब क्यों है? यह प्रश्न लोग पूछ रहे हैं और यह प्रश्न सरकार से पूछा जाना चाहिए। और आज के वक्त में सरकार से सवाल पूछना ही देशभक्ति है, देश प्रेम है। और सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाना, निरुत्तर हो जाना, बिछ जाना, यह देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ बेईमानी है। और एक बात हम बार बार कह रहे हैं कि जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, लगातार उन योजनाओं को कम किया गया है, बस नाम बदल दिया गया है। इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री योजना कर दीजिए। जो लाल कार्ड, नीला कार्ड, हरा कार्ड बना करके खाद्यान्न योजना था, उसका नाम इन्होंने प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना कर दिया है। मनरेगा को ये पहले खत्म करना चाहते थे, खत्म नहीं कर पाए तो उसका जो है बजट कम कर दिया है। सूचना के अधिकार के तहत हमको, हमारी देश की जनता को यह अधिकार मिला कि हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि बताओ हमारे टैक्स के पैसे का क्या हो रहा है। आप सबने देखा कि जो पीएम केयर फंड है उसके बारे में कहा सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, प्रधान आता है, लेकिन प्रधानमंत्री केयर फंड जो है वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं। इसका मतलब है कि वो प्रधानमंत्री के केयर के लिए बना है, तभी तो उसका जो है हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। इन तमाम आप योजनाओं को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह सरकार प्रचार ज्यादा करती है, काम कम करती है। 1 पैसे का काम करेगी, 100 पैसे का प्रचार करेगी। पूरा देश जो है ये इवेंट मैनेजमेंट में जो है, इवेंट में लोगों को उलझा करके रखते हैं और इसी इवेंट मैनेजमेंट की मानसिकता का भुगतान इस देश को भुगतना पड़ा जब कोरोना जैसी महामारी से यह देश जूझ रहा था। क्या कहा? ताली बजा दीजिए, मोमबत्ती जला दीजिए। और आज जब कोरोना से हम लोग गुजर गए हैं तो अपनी पीठ किस बात पे थपथपा रहे हैं कि हमने 200 करोड़ वैक्सीन का डोज दिया है। तो जब 200 करोड़ वैक्सीन का डोज भिजवा रहे थे, और झूठ का आप तासीर इस बात से अंदाजा लगाइए कि उनके भी मंत्री ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मर गए, उनके भी सांसद ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मर गए, उनके भी एमएलए ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मर गए। हम में से यहां इस हॉल में बैठा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका जानने वाला, परिवार वाला, दोस्त, सगा संबंधी कोरोना महामारी में अपनी जान न गंवाया हो? 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उस महामारी में भी ये अवसर ढूंढ करके अपना पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं जाने दिए। कोरोना का वैक्सीन देश में बना, देश के लोगों ने उसको लगाया, उसका इस्तेमाल किया, लेकिन ये क्या कहते हैं? हमने लगवाया। अरे अगर आपने लगवाया तो जरा हमको बताइए कि पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लिया जा रहा है ज्यादा, उस वक्त आप क्या कहते थे? आप कहते थे कि जो वैक्सीन लग रहा है ना, उसका खर्चा पेट्रोल से वसूला जा रहा है। तो जब खर्चा हमसे वसूल करके हम ही को जो है वैक्सीन लगाया गया है, तो पीठ अपना क्यों थपथपा रहे हैं? ये पीठ अपना इसलिए थपथपा रहे हैं कि इस सरकार की एक नीति है, इस सरकार की एक नियत है कि जब लोग हमसे सवाल पूछने लगे तो गोल पोस्ट बदल दो। आप देखिए कि 2014 में बीजेपी का जो गोल पोस्ट था, 2019 में वो गोल पोस्ट नहीं था और 2024 में भी वो गोल पोस्ट नहीं। बोल करके अपनी बात खत्म करो। बात महंगाई कम करेंगे, काला धन लाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये देश में 14 तो हर 5 साल में 2019 में उन्होंने अपने द्वारा किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं, पोस्ट बदल दिया और गोल पोस्ट बदल करके ये क्या कहने लगे? याद कीजिएगा इस बात को। 2014 में कहा अच्छे दिन आएंगे, 2019 में कहा मोदी नहीं तो कौन? मोदी को अगर नहीं लेकर के आओगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा?
पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार है, उससे कौन लड़ेगा? के सामने क्या विकल्प है? ये 2019 में बोला गया, अब वो भी हमने देख लिया। पुलवामा की हकीकत सामने आ गई, उनके ही द्वारा बनाए गए राज्यपाल ने उस पर सवाल पूछ दिया, तो अब वो गोल पोस्ट शिफ्ट करके जानते हैं क्या कह रहे हैं? डंका बज रहा है। कहां? दुनिया में। मतलब गर्व की अनुभूति से रोटी के सवाल को ये भुला देना चाहते हैं। हम अमेरिका को देख करके समझेंगे कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। कल बीजेपी के एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हमारे इस 9 साल 9 सवाल के जवाब में जानते हो क्या कह रहे थे? महंगाई तो अमेरिका, महंगाई तो यूक्रेन में भी बढ़ गया है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम है, इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन हो गई है, पांचवें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। दिल पे हाथ रख करके पूछिए, आपको ये अपना जेब देखने की जरूरत है कि न्यूयॉर्क देखने की जरूरत है? सोच के बताइए। आपके इर्द गिर्द लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं? हर चीज आपको दोगुने रहा है। तो फिर से उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया है और इस बार वो ये नहीं कहने वाले हैं कि मोदी नहीं तो कौन। जानते हो क्या कहेंगे? विश्व में नाम हो रहा है, विश्व गुरु जो है रोजी रोजगार और नाला का पानी और बिजली और किसान और मजदूर, महिला सुरक्षा, महंगाई, इन चीजों में फंसे हुए हैं। विश्व में नाम हो रहा है। अरे क्या चीज में नाम हो रहा है भाई? उस नाम को लेकर के हम क्या करेंगे जब 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होगी, दुगनी महंगाई होगी, हर तरफ जो है लोगों को नफरत के आधार पर लड़ाया जाएगा, इंसान को आपस में बांटा जाएगा। उस नीति पे यह सरकार चल रही है जिस नीति पे अंग्रेज चला करते थे, फूट डालो राज करो। तो फूट डालो राज करो की यह राजनीति नहीं चलेगी। जो वादे सरकार ने किए थे उन वादों पर हम सरकार से सवाल करेंगे और एक मजबूत विपक्ष की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए बार बार यह पूछेंगे कि 9 साल देश बेहाल, 9 साल देश बेहाल, दोस्त मालामाल, और ये देश के नाम पे दोस्त की राजनीति नहीं चलेगी। देश हम सबसे बनता है और हम सबका सवाल रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल, यह सवाल हम पूछेंगे। तो 9 साल के इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे हैं। हमने अपनी बात को आपके सामने रखा। अब आपका बारी है कि आप हमसे सवाल पूछिए और हम भरसक इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आज एक विशेष अवसर है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि पूरे देश में 35 शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और जो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, उससे संबंधित 9 सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द सवाल लेंगे। स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट का प्रॉब्लम, इस पे फिर कभी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो ये है कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, या ये कि क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष को एकजुट होकर के जवाब देना चाहिए? तो मैं इस सवाल के जवाब में हमेशा कहता हूं कि हम विपक्ष को देखते कैसे हैं। विपक्ष का मतलब सिर्फ दल नहीं होता है। विपक्ष का मतलब एक शक्ति होती है, एक ताकत होता है, एक सोच होती है, एक विचारधारा होता है और उसके आधार पर ही उनकी एकता बनती है। मतलब ये कि फर्ज कीजिए कि आप और हम एक बस से जा रहे हैं, हमारा और आपका हित आपस में जुड़ा हुआ है। कोई आकर के अगर उस बस पे हमला करेगा तो हम मिल करके जो है उसका मुकाबला करेंगे। ये सीधी सी बात है। ये विपक्ष को हमको हमेशा समाज में देखने का कोशिश करना चाहिए। जब हम विपक्ष को दल में ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कई बार मात खा जाते हैं। तो हमारा मानना है कि सरकार की नाकामियों के चलते, सरकार की बेईमानी के चलते,
सरकार की मित्रवाद की नीति और नियत के चलते देश में एक विपक्ष तैयार हो रहा है और संघर्ष के मैदान में उसकी एकजुटता बन रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं पहली बार हैदराबाद आया था तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा हूं, क्योंकि इस देश में दो तरह की बातें हैं, दो तरह का सोच है। एक वो है जो महात्मा गांधी के उस विचार पे भरोसा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दूसरा सोच वो है जो आपकी पहचान, आपकी जाति, आपका पूजा पाठ, आपका जीवन जीने का तरीका, उसके आधार पे समाज को बांटने की कोशिश करता है। तो ये जो दो तरह के फोर्स हैं, जो तरह की जो ताकत है, उसमें देश से प्यार करने वाले लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। हम इसको दल के तौर पे नहीं देखते हैं। और आप हाल के दिनों में जो चुनाव हुए हैं, तो उन चुनावों को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। सरकार के पक्ष में लोग होते हैं, सरकार के विरोध में लोग होते हैं, और सरकार के विरोध में जो सबसे बड़ी शक्ति होती है, उस शक्ति के साथ जो है लोग एकजुट होते हैं, उसके साथ उसके नेतृत्व को स्वीकारते हुए उसके कंधे से कंधे मिला करके वो राजनीतिक कर्म को आगे बढ़ाते हैं। और जब आप मौजूदा भारतीय राजनीति का राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस बात को नहीं स्वीकारी हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिना कोई जो है मुकम्मल लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहाफ पे हम आपको ये कह सकते हैं कि हम सबके लिए खुले तौर पे देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो हमारी प्रस्तावना में मूल बातें कही गई है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश बनाने के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों पर जो भी दल हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ आकर के इस संघर्ष के मैदान में कदम से कदम मिला करके चलते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि हमारी पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की गई, उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी बहुत सारे दल के लोग उसमें आए, शामिल हुए। वो यात्रा सबकी यात्रा थी। उस यात्रा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज जरूर किया था, लेकिन वो यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं, देश की यात्रा थी। तो इस भावना को हम लोग लेकर चलने वाले लोग हैं और हमारा इतिहास ये रहा है। उस बात को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे तो उनके कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे। तो असल में सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और देश को बचाने के और देश के लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो भी लोग साथ आएंगे, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। नहीं, उससे पहले वही सवाल था, वो रुख मैंने पहले ही सवाल साफ कर दिया था। और कोई सवाल? सवाल कम पूछते हैं हैदराबाद में लोग। चलिए फिर, अच्छा, देखिए पॉलिसी नहीं, सिर्फ सवाल नहीं कर रहे हैं। एक तो हम जो सवाल पूछ रहे हैं, हमको जहां जहां मौका मिल रहा है उन सवालों को हम हल कर रहे हैं। ये बात एक बात स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं। जहां भी हमारी सरकार बन रही है, हम प्रो पीपल गवर्नमेंट बना रहे हैं। उसमें हम वेलफेयरिज्म को रेबरी नहीं समझ रहे हैं, वो जनता का अधिकार है। जनता के टैक्स के पैसे से अगर 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट बन सकता है, 8,500 करोड़ का विमान खरीदा जा सकता है, तो जनता के उसी पैसे से लोगों के लिए सड़क बन सकती है, लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है पेंशन दिया जा सकता है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी जा सकती है, 300 यूनिट फ्री बिजली दिया जा सकता है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता है। और इन वादों को हम लागू कर रहे हैं, चाहे वो हिमाचल की बात करें, बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या फिर अभी तुरंत जो हम लोग कर्नाटक जीत करके आए हैं, पहले कैबिनेट में 5 गारंटी को लागू किया गया है। तो सिर्फ हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, और यह सवाल जो हम लेकर के आए हैं, एक तो बीजेपी ने जो वादा किया है उन्हीं से यह सवाल पैदा हुए हैं। और जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान माननीय राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ चल रहे थे, तो जो लोग आकर के उनको बता रहे थे, महिलाएं आकर के अपनी समस्या बताई, किसान आकर के बताए, मजदूर आकर के बताए, छोटे व्यापारी आकर के बताए, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले, मीडिया कर्मी, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, ईबीसी, तमाम तरह के लोग जो आए, गरीब अमीर, सबने उनको कहा। उन आधार को सुन करके, उन मुद्दों को सुन करके हम यह सवाल तैयार कर रहे हैं।
और हम देश की जनता से कह रहे हैं कि भटकाने की राजनीति की, फूट डालो राज करो की नीति को हमको समझना पड़ेगा। नफरत आधारित राजनीति जो है उसको हमको समझना पड़ेगा और प्रेम को साथ लेकर के, सद्भावना को साथ लेकर के, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखते हुए देश के लोगों के जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों पे जो है हमको लोगों को गोलबंद भी करना पड़ेगा और जहां हमको लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, उनका वोट मिलेगा, वहां हम उन मुद्दों को लागू करके दिखाएंगे। और एक विपक्ष के तौर पे जहां सरकार हमारी नहीं है तो वहां की सरकार से इन मुद्दों पर सवाल भी करते रहेंगे। जहां तक कैंपेन का सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन समाप्त हुआ है, उसके समाप्त होते ही सभी राज्यों में हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन चल रहा है। मैं आपके बीच अभी उसी कैंपेन के बाद आ रहा हूं। इससे पहले मैं जिंद, हरियाणा में पे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है। हर स्टेट में लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है इसको समझा जाए, नफरत के आधार पे जो की जाने वाली राजनीति है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको समझा जाए और जो महंगाई का सवाल है, बेकारी का सवाल है, गरीबी का सवाल है, किसान का सवाल है, मजदूर का सवाल है, इन मुद्दों पर ना सिर्फ जो है सवाल उठाया जाए बल्कि जब हमको जनता का समर्थन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, हम सरकार में आते हैं तो इन सवालों को हम दूर भी करें। शुक्रिया।